हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का जो नाम है वो है ममता। अब ये नाम इस पर क्यों पड़ा है आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। मैंने भी सर्च करने का कोशिश किया बट आई डोंट नो। ममता मशीनरी लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ है वो 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में कंपनी खुलने वाला है। कंपनी ने कट ऑफ प्राइस 243 का सेट किया है। 179 करोड़ रुपीज़ टोटल उठाना चाह रही है। 61 का एक शेयर का लॉट साइज है रखा है कंपनी ने। 14,823 रुपये की आपको एटलीस्ट जरूरत पड़ने वाली है। दैट मीन्स कि फुल फ्लैज आईपीओ है, मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है, सेबी वाले रूट से आया है आफ्टर सेबी अप्रूवल। यहाँ पर 35% कोटा जो है वो रिटेलर्स के लिए रखा गया है, बाकी अलग अलग QIB एंड HNIs के लिए रखा गया है। अब यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास में 92% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आफ्टर दी आईपीओ लगभग 60% के आसपास में रह जाने वाली है। दैट्स ओके। नेक्स्ट कंपनी अपनी जो पूरी वैल्यू लगा रही है वो 597 करोड़, लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास में लगा रही है। सो ठीक ठाक वैल्यू भी लगा रही है। और सारे पैसे जो आईपीओ के थ्रू उठा रही है कंपनी, वो पूरे के पूरे ऑफर फॉर सेल है। मतलब प्रमोटर्स की जेब में सारे पैसे जाने वाले हैं, कंपनी के पास में एक भी पैसा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आईपीओ 600 करोड़ का, जिसमें से 180 करोड़ रुपीज़ के आसपास सारे प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं। तो लगभग एक अच्छा खासा स्टेक जो है प्रमोटर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं आईपीओ के रूट से। दैट्स नेगेटिव। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी मशीन्स बनाती है जो कि पैकेजिंग मटेरियल जो होता है, मतलब कोई भी आप खाने पीने का चिप्स का सामान खाते हैं तो वो जो पैकेजिंग होके आती है, तो वो पैकेजिंग कर एक मशीन के ऊपर में होती है ऑटोमेटिक। तो वो जो मशीन्स बनती हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो इस टाइप की पैकेजिंग अलग अलग मालों की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की होती है, तो वो अलग अलग टाइप की मशीनें कंपनी बनाती है। क्या आइटम आपको पैक करना है उसके हिसाब से वो फैक्ट्री टू फैक्ट्री ये कंपनी बना के देती है। आज के दिन इंडिया में जो इंडिया में भी इनका माल बिकता है और इंडिया के बाहर भी इनका माल बिकता है, मशीन्स बिकती हैं। अब यहाँ पे कंपनी जो पैसे उठा रही है तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट का तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, बिकॉज सारे पैसे प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं। तो कंपनी के पास में तो एक भी पैसा जा नहीं रहा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब थोड़ा सा हम RHP को रीड करने की कोशिश कर लेते हैं कंपनी की थोड़ी सी और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जानने के लिए। कंपनी के यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनका नाम में जो बेच रहे हैं, ये सारे प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पर कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो जितने प्रमोटर्स हैं उतने कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं यहाँ पर। सब के सब थोड़ा बहुत यू नो माल कमाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। दैट्स फाइन। कंपनी के ऊपर में कोई केस वगैरह आज के दिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो कंपनी के ऊपर में नहीं है। टैक्स से रिलेटेड जरूर प्रोसीडिंग्स यहाँ पर चल रही हैं कंपनी के खिलाफ में, जिसमें 3 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। ये डेटा जो है मिलियंस में है, इसलिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता है उनका नाम है महेंद्र पटेल। इन्हीं के पास में कंपनी का स्टेक कंट्रोल है आज के दिन, चेयरमैन यही है। नेक्स्ट कंपनी का जो आप थोड़ा सा हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें, कहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो दैट इज़ 1979 से शुरुआत हो गई थी। और इसका नाम जो शुरुआत में था पटेल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड रखा गया था। इसलिए मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था ममता नाम क्यों पड़ा, बिकॉज पहले जैसे इनका सबके जो प्रमोटर लोग हैं इनका सबका नाम पटेल से है तो पटेल समझ में आता है, बट बाद में चेंज क्यों कर दिया गया ममता मशीनरी। सो आई couldn't अंडरस्टैंड दिस वर्ड, मे बी सम माताश्री, बिकॉज देर इज़ नो डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस कि नाम क्यों चेंज किया गया। उसके बाद में ममता मशीनरी का जो है उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया 2024 में, ताकि आईपीओ से पैसे लेके आए जा सकें। नेक्स्ट कंपनी का जो शुरुआत जो काम है वो शुरुआत हो गया था 1989 के आसपास, जो काफ़ी 10 साल बाद में काम एक्चुअली जो है कमर्शियल ऑपरेशन जो है शुरू हुआ है कंपनी का। उसके बाद में इन्होंने अलग अलग टाइप की जो टेक्नोलॉजीज़, एक्सट्रूजन मशीन्स, बिजनेस, अलग अलग बिजनेस के अंदर में घुसे हैं। तो वो सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं। एंड अब ये आज के दिन 2023-24 में आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं। ये कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं, चेयरमैन और MD भी हैं, इनकी ये कुछ डिटेल्स आपके सामने रखी हुई हैं, इनको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। एंड इन्हीं के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ये एक महीने का 14.5 लाख रुपए तनख्वाह उठाते हैं आज के दिन। ये तो तनख्वाह है, उसके बावजूद अगर नेट प्रॉफिट कंपनी जितना कमाती है उसका 1% इनको कमीशन भी मिलता है। पिरामिड स्कीम तो अच्छी, नीचे से नीचे जोड़ते रहो, जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना कमीशन मिलेगा। ये पिरामिड स्कीम नहीं है, ये सबको मिलता है। बड़े लोग जो होते हैं जो अपनी फैक्ट्री में कंपनी में जितना प्रॉफिट करवाते हैं उसका 1% कमीशन भी लेते हैं। सो दैट्स फाइन। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। प्रमोटर्स लोग, अपनी कंपनी होती है तो इनके हाथ में रहता है कि क्या क्या बेनिफिट खुद को देने हैं, तो वो देते रहते हैं।
बाकी आप क्या बेनिफिट मिलते हैं और एक्स्ट्रा वो आप आरएचपी में रीड आउट कर सकते हैं। हर आरएचपी में हर प्रमोटर के बारे में क्या क्या बेनिफिट्स ले रहे हैं उसका ब्यौरा मिलता है। अगर आपको जानना है उसके बारे में कि क्या क्या बेनिफिट कौन से वो भी लेने हैं, क्या क्या बेनिफिट्स ये लेते हैं लोग, तो वो भी हम लोग अगले आरएचपी से बताना शुरू कर देंगे अगले एनालिसिस से। अगर आपको जानना है इस बारे में, पर्सनल लाइफ में थोड़ा झांकना है कि कितना ले रहे हैं भाई, इसलिए। अब कंपनी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो कंपनी के पास में है, तो ये प्रॉपर्टी कंपनी द्वारा ओन्ड है, ये भी ओन्ड है, ये भी ओन्ड है, ये लीज पे है और ये लीज पे है। सो इंडिया में जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी के पास में सारी ओन्ड है, बट यूएसए और उसके बाहर जो हैं वो कंपनी द्वारा लीज पर ली हुई हैं। 197 एम्प्लॉयज़ आज के दिन कंपनी में काम करते हैं। एंड यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस आता है वो इंडिया से जो है 36% के 34% के आसपास में पिछले साल आया है, और इस साल जो है, सॉरी, 35% आया है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 35% आया, बाकी 19% यूएसए से आया है, और ये कुछ ना कुछ किसी न किसी कंट्री से थोड़ा थोड़ा आया है, तो 100% रेवेन्यू यहाँ पर बन जाता है। तो इसको आप एक और रीड आउट कर सकते हैं, बल्कि इंडिया से 33% आता है, मतलब जितना बिजनेस करती है उतना थर्ड पार्ट इंडिया से आता है। ये कंपनी की फैक्ट्री की कुछ फोटोज़ हैं, यहाँ पर ये मशीन्स बन रही हैं इनके फैक्ट्री के अंदर में, राइट। ये गुजरात में जो इनका फैक्ट्री है उसका बाहर का ये कंपनी, ये मशीन्स हैं कुछ जो कंपनी बनाती है, जैसे वर्टिकल फॉर्म फिल सील मशीन, ये पिक एंड फिल सील मशीन, एचएफएस पाउच मशीन, जिपर एंड लाइन मशीन, ये कुछ मशीन्स हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के पाउचेस वगैरह बनाती हैं। नेक्स्ट अप कंपनी के पास में जो कस्टमर्स हैं, टॉप 5 कस्टमर्स, वहाँ से 21% का रेवेन्यू पिछले साल आया था, जो कि पिछले साल के 2022 के मुकाबले 2023 के मुकाबले 19 से इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर 31। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के जो कस्टमर हैं कंसंट्रेशन, वो सिंगल टॉप 10 कस्टमर से लगभग 30% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। दैट्स अगेन ए गुड थिंग कि एक कंसंट्रेशन ऑन ए सिंगल टाइप काइंड ऑफ कस्टमर वो नहीं है। बाकी ये मशीन्स एक बार किसी फैक्ट्री में लग गई हैं तो वो लग गई हैं कुछ सालों के लिए। अब अलग से अगर उस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है और उसको मशीन की फिर से और ज़रूरत पड़ती है, तो एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है, तो फिर अगेन ऑर्डर आता है इनके पास में। तो ये काइंड ऑफ एक कंटिन्यूस प्रोसेस वाली चीज़ नहीं है, किसी कंपनी ने लगा ली, अब पड़ी है, मेंटेन करते रहो, चलाते रहो, प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर अगेन मशीन की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर परमानेंट काइंड ऑफ कस्टमर होना ज़रूरी भी नहीं है इस टाइप के बिजनेस के अंदर में। अब थोड़ा सा हम कंपनी की बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर में कितना पैसा आज के दिन कंपनी में लगा हुआ है, दैट इज़ अराउंड 240 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 133 करोड़ रुपया। बाकी जितना ही पैसा लगा हुआ है कंपनी में वो सारा उधारी का है। नेक्स्ट, कंपनी का जो पैसा लगा हुआ है उसमें से एक पैसा यहाँ पर और आया हुआ है, जैसे 63 करोड़ रुपया। तो ये 63 करोड़ रुपया कहाँ से आया हुआ है मेनली, तो ये आया हुआ है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। सो लगभग कंपनी को एडवांस कस्टमर से मिला हुआ भी है कि हाँ मशीन बना के दो भाई, राइट। नेक्स्ट, ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगा हुआ है 61 करोड़ रुपीज़, 39 करोड़ रुपीज़ अदर फाइनेंशियल एसेट्स, ये एफडी में कर रखा हुआ है कंपनी ने पैसा, और बाकी इन्वेंट्री पड़ी है 90 करोड़ की, और ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े हैं 21 करोड़ के। तो सो बैलेंस शीट इज़ प्रीटी फाइन, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर दिक्कत नज़र आती है, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू 192 करोड़ 2022 में, फिर 200 करोड़ 23 में, फिर 236 करोड़ 2024 में, और यहाँ पर 27 करोड़ सिर्फ 3 महीने के अंदर में। दैट मीन्स यहाँ पे अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे 236 करोड़ हो रहा है, तो यहाँ पे 27 करोड़ अगर 3 महीने में हो रहा है तो पूरे साल में कितना हो जाएगा, इसका मतलब 100 करोड़ के आसपास में जा रहा है। बट होता है कई बार क्या है कि कई बार ऑर्डर्स बाद में आते हैं, साइक्लिकल नेचर में होते हैं, तो बट स्टिल ये जिस टाइप की एक कंपनी है उस टाइप से मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत नज़र आ सकता है। देर आर चांसेस, देर माइट बी सम प्रॉब्लम्स। सो इस साल जो रेवेन्यू आया है वो ख़राब है कंपनी का। इसी हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट रेवेन्यू ख़राब है तो फिर नेट प्रॉफिट्स भी ख़राब है। पिछले साल तो कंपनी के नेट प्रॉफिट जो हैं ठीक ठाक यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, सेकेंड फाइन। बट इस साल जो है 3 महीने का डेटा के अकॉर्डिंग दिस इज़ बैड, हालत थोड़ी ख़राब है। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो ठीक ठाक है कंपनी का, यहाँ पर अगेन ठीक है, ठीक है, सॉरी ये ऑपरेशन वाला जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज ओके, दिस वन इज़ अगेन बेकार। सो अभी जो रिसेंट के अंदर में जो डेटा है, रिसेंट डेटा, उसके हिसाब से थोड़ा कंपनी का थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है।
बाकी अब तक तो ठीक चल रही थी। 35 करोड़ के आसपास में पिछले साल कंपनी ने कमाए हैं। यहाँ पर जैसे डेटा लिखा हुआ है उसके हिसाब से 36 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हुए हैं। इसी को एक बार हम लोग कंपेयर भी करके देख लेते हैं दूसरी कंपनी जो इसी सेक्टर में काम करती है उनके साथ में। तो यहाँ पे रज्जो इंजीनियर्स हैं, विंडसोर मशीन्स हैं, और यहाँ पर एक है काबरा एक्सट्रूजन टेक्निक लिमिटेड। तो इसका इनका सबका जो पी रेशियो इसका 165 का है, इसका है ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, इसका 49 का है। वो एक चीज़ उनमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या इनके भी डाउनफॉल आया है यहाँ पर जून के अंदर में। तो इनके भी यहाँ पर डाउनफॉल आया हुआ है। दूसरी कंपनी के साथ भी देख लेते हैं क्या इसमें भी डाउनफॉल आया हुआ है। विंडसोर में भी, इसमें भी आया हुआ है। क्या इसमें भी आया हुआ है? नहीं, इसमें नहीं आया हुआ। इसमें मतलब ठीक ठाक, अच्छा, ज़्यादा खराब वो डाउनफॉल नहीं आया हुआ है, पर स्टिल सब 2-3 कंपनियों में आया हुआ है। दैट मीन्स कि काइंड ऑफ इंडस्ट्री के अंदर में ही गड़बड़ चली है। अब थोड़ा सा हम लोग पी रेशियो को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग 35 और वैल्यू लगा रही है 600 करोड़, तो लगभग कितना, 36। तो यहाँ पे आ रहा है 17 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको कंपेयर करके देखते हैं। तो इसके मुकाबले ठीक है, इसके मुकाबले भी ठीक है, इसके मुकाबले भी ठीक है। सो पी रेशियो अच्छी कमाई कर रही है। पी बी रेशियो की अगर बात करते हैं तो नेट वर्थ है 132 करोड़ रुपीज़। पैसा एक भी कंपनी के पास में नहीं जा रहा, सारे प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं। दैट मीन्स देयर कहाँ यहाँ कोई इंक्रीज़ नहीं होने वाला। तो 132 के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो 600 लगभग 5 का पी बी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं 4.5-5 का निकल के आ रहा है। इसको कंपेयर करते हैं तो इसका 28, इसका 11 एंड इसका 3। सो पी बी रेशियो में भी ठीक ठाक है। सो ओवरऑल कंपनी इज़ गुड, बट ये जो रिसेंट डाउनफॉल है ये पूरी इंडस्ट्री में आया हुआ है, जिसकी वजह से अब फ्यूचर में किस तरीके से हालत रहने वाली है। इनकी हालत तो सुधर गई है वापस, बाकी उसका डेटा हमारे पास में नहीं है सितंबर क्वार्टर का, सो वी कांट से एनीथिंग। बाकी कंपेरेटिवली अच्छी लग रही है, फ्यूचर ठीक ठाक नज़र आ रहा है। दैट्स, अगर ये सिर्फ प्लास्टिक की पैकेजिंग पे काम करती है तो गड़बड़ है, बाकी दूसरे पैकेजिंग के पे भी काम करती रहती है। अगर मशीन्स बनाती है तो, अगर मशीन बना ही रही है तो फिर किसी भी टाइप की बना सकती है कंपनी, क्या ही दिक्कत है। तो फ्यूचर रहने की उम्मीदें हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पास ठीक है, पुराना है, बट यहाँ पर 2-3 चीज़ें नेगेटिव जैसे मैंने आपको बताया। पहली चीज़, प्रमोटर्स अच्छा खासा अपना स्टेक बेच रहे हैं। दूसरा, रिसेंट क्वार्टर का थोड़ा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टेन है, क्योंकि अनसर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर में कंपनी काम करती है। पुरानी कंपनी है, बट स्टिल ये थोड़े बहुत रिस्क हमें नज़र आ रहे हैं। ये तो नज़र आ रहे हैं, बाकी और तो जो हैं वो नज़र भी नहीं आ रहे, हो सकते हैं। सो आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा जिंदा हवा किस तरफ बनाई जा रही है। तो यहाँ पर जीएमपी को एक बार चेकआउट कर लेते हैं, राइट। तो इसकी हवा जो है पॉजिटिव साइड में बनाई जा रही है। तो लिस्टिंग गेंस अगर ये 40% के अबव रहता है लिस्ट एस्टिमेट जीएमपी प्राइस, तो लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आपको भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। सो सी यू टुमारो।